यस मालिक। मालिक आपको तो पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है डिस्कशन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन है डिस्कशन पे आ गए हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्वेश्चन है डिस्कशन पे। इस क्वेश्चन है डिस्कशन को अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्वेश्चन को अलग से करके रखा हुआ है। अलग से करके रखा हुआ का मतलब क्या है, जनरली जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्वेश्चन आते हैं या तो ये पीजीबीपी या तो ये कैपिटल गेन के साथ मिक्स होकर के आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे भी क्वेश्चन आए हैं। जब ये क्वेश्चनर बनाया गया तो इसके अंदर में जो मेजरली अमेंडमेंट थे, लाइक टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड से लेके टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट से लेकर के, वो इसके अंदर में हम लोगों ने कवर कर रखा है पूरा का पूरा। साथ ही साथ में इसके अंदर में वो क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो मॉड्यूल के अंदर में डाल रहे हैं, या जो क्वेश्चन को हम लोग आरटीपी और एमटीपी के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। सो बेस्ट इन क्लास हर तरह के कंसेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन को डालने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैं आपको खुद भी सजेस्ट करूंगा कि बॉस यस, अगर आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट है तो आप लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर में करे होंगे जो डिविडेंड या डीम डिविडेंड से रिलेटेड होंगे। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं जो ये देख रहे हैं कि प्लीज इसके एडिशन में अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस आप मॉड्यूल के देख सकते हैं। हालांकि इसके अंदर में कवर किया हुआ है, लेकिन जो नया मॉड्यूल आया है उसके अंदर के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखें तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। ये जो क्वेश्चनर बनाया गया है ये थियरी प्रैक्टिकल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी द डिविडेंड इनकम बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। इसके पहले ऐसा कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं जमता था, क्योंकि कंपनीज के केस में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी और शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता था, टैक्सेबल होता था क्या, नहीं एग्जाम्प्ट होता था। हालांकि डिविडेंड अगर 10 लाख रुपीस के ऊपर मिलता था तो ये डिविडेंड 115 बीबीडीए के तहत टैक्सेबल हुआ करता था। फाइनेंस एक्ट 2020 ने पूरा का पूरा प्रोविजन ही चेंज कर दिया और कह दिया कि भैया कंपनीज को अब डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ जब डिविडेंड टैक्स किया तो सेक्शन 8 पिक्चर में आ गया। सेक्शन 8 कहता है कि सर इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कब कब होगी, डीम डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कब कब होगी, उस बारे में सेक्शन 8 कहता है। तो जब ये क्वेश्चन आता है व्हाट वुड बी द डिविडेंड इनकम बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो सबसे पहले आपको सेक्शन 8 लिखना पड़ेगा कि उसको कब कौन सी चीज टैक्सेबल होगी। साथ साथ में ये बताना पड़ेगा कि बॉस व्हाट आर द टैक्स रेट्स ऑन द डिविडेंड, यस और नो। और अगर आप चाहें तो वो एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड वाला पॉइंट भी इसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कितने मार्क्स के लिए पूछा है उसके ऊपर। हालांकि आंसर क्या आना चाहिए, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स आर कंटेन्ड इन सेक्शन 8। सेक्शन 8 बताता है कि भैया डिविडेंड कौन से साल में टैक्सेबल होगा। याद होगा तो हमने फास्ट ट्रैक के अंदर में इसे अच्छे से डिस्कस किया है, रेगुलर बैच में इसे डिस्कस किया है। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 222 शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इज सो डिक्लेयर्ड और पेड। सो जो 222 वाले डीम डिविडेंड है, 222 ए बी सी डी ई, वो सारे उस साल टैक्सेबल है जिस साल में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए या जिस साल में वो डिक्लेयर हुए हैं। रही बात इंटरिम डिविडेंड की, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल by the company to the member who is entitled to it any dividend which is liable for the purpose of distribution। interim dividend उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो एक्चुअली क्या हो गया, आप लोगों ने पे कर दिया। रही बात फाइनल डिविडेंड की, तो फाइनल डिविडेंड जिस साल आप एजीएम के अंदर में डिक्लेयर करते हैं उस साल टैक्सेबल होता है। वापस से रिपीट कर लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड जिस साल आपने एक्चुअली पे किया उस साल टैक्सेबल हो जाता है। फाइनल डिविडेंड जिस साल आपने एजीएम में डिक्लेयर कर दिया उस साल होता है। लॉजिक क्लियर है, एजीएम के तहत अगर आपने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया इट बिकेम्स द लायबिलिटी ऑफ कंपनी। हमने कंपनीज एक्ट 2013 में ये पढ़ा हुआ है। तीसरी पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि जो 222 ई वाले डिविडेंड है ये उस साल होते हैं जिस साल में वो एक्चुअली डिक्लेयर या डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। From Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholder at the normal rate, याद है आपको, and no deduction shall be allowed except the interest under section 57। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इंटरेस्ट का डिडक्शन भी कितना मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है मैक्स 20%, मैक्स 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर, सेक्शन 57 में। एनहांस सरचार्ज वाला पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी के बारे में उन्होंने कहा है, कंपनी की लायबिलिटी के ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनीज की लायबिलिटी क्या होगी। उस केस में आपको याद रखना होगा कंपनी को डीडीटी देने की जरूरत नहीं। हालांकि कंपनी को डीडीटी देने की जरूरत नहीं पर टीडीएस करने की जरूरत है अंडर 194, याद आ रहा है, और यूनिट्स के केस में 194 के, तो वो वाला पॉइंट फिर आपको वहां पे मेंशन करना होगा। डन सर। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ प्योरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिफ्ट विच इज ऑन कैश, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड अदर थिंग्स। चेक कीजिएगा, इट्स अ मॉड्यूल क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन।
Mr. A, a dealer in share received the following without consideration. So you have received it without consideration from a friend. From whom you have received? A friend, Mr. B. दोस्त से मिला है मतलब रिलेटिव तो है नहीं. कैश गिफ्ट 75,000. गिफ्ट की प्रोविजन को याद करें 56 to 10 हमसे कहता है गिफ्ट अगर मनी कंसिडरेशन में मिला तो रिसीव फ्रॉम पर्सन और पर्सन इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज द होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल. राइट. इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर गई तो होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अमेंडमेंट है बाय फाइनेंस एक्ट 2020. क्या कहता है वो कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन exceed higher of 50,000 and 10% of consideration, the whole of such difference is taxable. मूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए. प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है तो वो गिफ्ट नहीं है. डिपेंड विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू रूल 11UA के हिसाब से निकाला हुआ अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो होल फेयर मार्केट वैल्यू. अदरवाइज जितना भी आपका डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इफ एक्सीड 50,000 होल डिफरेंस विल बी टैक्सेबल. यस मालिक, ये प्रोविजन गिफ्ट की थी. गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सर्टेन पर्सन वेयर नॉट टैक्सेबल, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था. आइए देखते हैं. गिफ्ट दोस्त से मिला है. सबसे पहले कैश 75,000. आपको नहीं लगता ये 75,000 रुपीज पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? यस और नो? सो यस, ये 75,000 रुपीज टैक्सेबल होगा. मैं भी मेरे सामने बुक ओपन कर लेता हूं. सो दिस 75,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल. ये आ गया. कैश गिफ्ट टैक्सेबल अंडर 56 to 10 सिंस इट एक्सीड 50,000 रुपीज. सेकेंड, bullion, is it a capital asset? Yes. The fair market value is 60,000 rupees on his birthday. Irrelevant. bullion मिला है, दोस्त से मिला है. fair market value कितने से exceed कर रहा है? 50,000 rupees से. the whole amount is taxable. So since bullion is included in the definition of property, therefore when bullion is received without consideration, the same is taxable since the aggregate fair market value exceed 50,000. Done. A plot of land at Faridabad, 1st July 2020, stamp value is 5 lakh. On that day, Mr. B has purchased this land in 2009. Mr. B ने एक प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया फरीदाबाद में मिस्टर ए को. ऐसे दोस्त भगवान सभी को दे, ठीक है, जिसकी स्टैम्प वैल्यू है 5 लाख. इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000, यस, टैक्सेबल. 5 लाख रुपीज 56 to 10 में विच इज रिसीव्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन. ठीक है मालिक. मिस्टर ए परचेस मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला पॉइंट. मिस्टर ए परचेस फ्रॉम हिज फ्रेंड सी हु इज अ डीलर इन शेयर्स 1000 shares of X at 400 each on 19 June, the fair market value of which is 600 each. A sold this share in the course of business. ठीक है. ए ने परचेज किया फ्रेंड सी से 600 के फेयर मार्केट वैल्यू शेयर 400 के अंदर में. क्या ये टैक्सेबिलिटी के अंदर में आएंगे? ए परचेज्ड फ्रॉम सी हु इज अ डीलर इन शेयर्स. डिफरेंस समझिए, जब डीलर इन शेयर्स ने दिया तो ये उसके लिए क्या था? स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट अ कैपिटल एसेट. अगर ये कैपिटल एसेट है ही नहीं तो गिफ्ट के प्रोविजन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. हमने डिटेल में डिस्कस किया है. यस और नो? हमने डिटेल में डिस्कस किया है बॉस बैच के अंदर में कि वो गिफ्ट के प्रोविजन के अंदर में क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए, स्टॉक नहीं. अब यहां पे अगर वो डीलर इन शेयर्स और शेयर्स ही प्रोवाइड कर रहा है तो वो फिर स्टॉक इन ट्रेड हो गया. ओके. मिस्टर ए ने भी उसको कैसे सोल्ड किया? इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस. स्टॉक इन ट्रेड का मैटर आ गया. वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, गिफ्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है. So, difference of 2 lakh in the value of shares purchased from C, dealer in shares, is not taxable as it represents stock in trade of A. Since Mr. A is a dealer in shares and it has been mentioned that the shares were subsequently sold in the course of business, such shares represent stock for Mr. A and stock in trade is not a capital asset, hence not taxable as gift. Further, on 1st November, A took the possession of a building booked by him 2 years back at 20 lakh. Stamp duty property is 32 lakh and as on the date of booking 23 lakh. अच्छा, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 lakhs है. जिस दिन बुक कराया था उस दिन का वैल्यू था 23 lakh रुपीज. He has paid 1 lakh by account pay check as डाउन पेमेंट.
आपको याद दिला दूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मालिक याद करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेते हैं, चाहे वो सेक्शन 50C हो, चाहे वो 43CA हो, चाहे वो सेक्शन 50C, 43CA या 56(2)(10), तीनों जगह पे एक बात लिखी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ registration is generally taken, but stamp duty value as on the date of agreement can be taken when the payment or part of the consideration is paid on the date of such agreement, and such payment is made by account pay, check, draft, ECS and other mode. other mode लिखा है रूल 6ABBA के अंदर में, NEFT, RTGS, UPI, बीम पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो वाला। so now the point is 1 नवंबर 2020 ने ए ने पोजेशन लिया है। जिस दिन पोजेशन लिया है उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख है, बट बुकिंग का 23 लाख है। बुकिंग पे हम लोगों ने पेमेंट किया था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की ली जाएगी आप ही बताओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की ली जाएगी आप ही बताओ। यस, 23 लाख रुपीज ली जाएगी, क्योंकि कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ वहां पे आया था। ठीक है, ये हो गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसमें से कितने रुपए उसके गए, 20, डिफरेंस था 3, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज्ड है। अब जरा सोच के देखना, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर परचेज्ड है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। इस केस में 50,000 वाला क्राइटेरिया भी हो रहा है, 10% ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख आता है, उससे ऊपर का डिफरेंस आ रहा है, ये मोर डिफरेंस इज टैक्सेबल। सो 3 लाख रुपीज टैक्सेबल में आ जाएंगे। यहां 5% इज ओल्ड प्रोविजन, इसको 10% कर दीजिए, बाकी सब सेम है। और कोई प्रोविजन कवर है। ऑन 1 मार्च ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, 1 मिनट, जो इसको फरीदाबाद में प्लॉट ऑफ लैंड मिला था, ये इसने मार्च में सेल कर दिया 7 लाख में। 1 मिनट, प्लॉट ऑफ लैंड कब मिला था, 1 जुलाई 2020, सेल कब कर दिया, मार्च, मतलब होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से कम है, मतलब जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। 7 लाख माइनस प्लॉट ऑफ लैंड का कॉस्ट क्या था, 5 लाख, 7 minus 5, 2 will be short term capital gain, 2 will be short term capital gain, since the period of holding of previous owner is not considered। सर प्रीवियस ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर क्यों कंसिडर नहीं होगा, 49(4) अप्लाई होगा। याद होगा तो 49(4) को हमने बहुत बैंग बैंग करके पढ़ा था। क्या पढ़ा था मालिक 49(4) में, अगर मुझे गिफ्ट मिला और गिफ्ट मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी को मैं जब भी बेचूंगा तो कॉस्ट मींस जो हमने क्या लिया था, फेयर मार्केट वैल्यू लिया था, किसके लिए बेटा, कैपिटल गेन पर्पस के लिए, वो हमें कंसिडर करना होगा, गिफ्ट के पर्पस के लिए वो हमें कंसिडर करना होगा, प्लस प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड काउंट नहीं होता। जनरली जब प्रॉपर्टी परचेज की जाती है गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में, तो 49(1) अप्लाई होता है, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब मेरे हाथ में वो गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। अगर मेरे हाथ में वो गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हुआ होगा तो 49(1) के जगह 49(4) अप्लाई होता है। आई होप आपको ये पॉइंट फास्ट ट्रैक का याद होगा, और यहां पे 49(4) का ही वैल्यू लिया है, वो वैल्यू जो इसको हमने टैक्स किया था कहां, अदर सोर्सेस के लिए, वो कॉस्ट बन जाता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन रखता है ये, मेरे हिसाब से इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर 56(2)(10)। अगेन गिफ्ट के प्रोविजन के टैक्सेबिलिटी का एक और क्वेश्चन, 4 पॉइंट है और चारों को डिस्कस करना है। ठीक है सर, मैं आपको बताऊं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में जो फॉर्मेट दिया है ये जनरली गिफ्ट को सॉल्व करते वक्त का फॉर्मेट होना चाहिए। टैक्सेबल है या नहीं, रुपीस और उसके बाजू रीजन लिखा होना चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट यही फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना। Discuss the taxability or otherwise of the following in the hands of recipient. Akhil HUF received 75,000 in cash from a niece of Akhil, that is daughters of Akhil's sister. Akhil is the कर्ता of HUF। 1 मिनट, सबसे पहली बात 75,000 रुपीज रिसीव्ड हुए किससे, डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर से। क्या ये रिलेटिव में आती है, आंसर इज नो, ये रिलेटिव में नहीं आती। और नॉन रिलेटिव से 50,000 के ऊपर का गिफ्ट मिला तो ये गिफ्ट टैक्सेबल गिफ्ट होता है, याद रखें। नीस नहीं आती, सिस्टर से आता ये एग्जाम्प्ट होता। तो 75,000 इज टैक्सेबल। सम ऑफ मनी 50,000 रिसीव विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव। निशिता, अ मेंबर ऑफ HUF of her father's HUF,
ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन, स्टैम्प वैल्यू 9 लाख, इज इट टैक्सेबल? आंसर इज नो। निशिता इज अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ, मतलब वो हो गई को पार्टनर, को पार्टनर ने एचयूएफ को दे दिया, ये आ गए रिलेटिव के डेफिनेशन में, और रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट, इसकी वैल्यू कुछ भी हो टैक्सेबल नहीं होती, नॉट टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन बाय एचयूएफ फ्रॉम इट्स रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10). सिंस Tisha is a member of HUF, she is a relative of HUF, however income of such asset would be included in 64(2). 64(2) को पार्टनर से अगर कोई असेट मिला है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो क्लबिंग का प्रोविजन आता है 64(2) में, क्लबिंग जरूर होगा, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। Mr. Akshat received 100 shares of A Limited from his friend as a gift on occasion of marriage anniversary. Fair market value of such shares is 100 rupees per share. ठीक है, shares, is it an immovable property or movable property? Movable property. shares कितने के मिले? 100 shares मिले 100 के, मतलब 10,000 ये हो गया। He also received jewelry worth rupees 45,000 from his nephew on the same date. ठीक है, ज्वेलरी भी मिली 45,000 की। टोटल मूवेबल प्रॉपर्टी 55,000 की हुई। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी 55,000 की हो गई? इज इट टैक्सेबल एज गिफ्ट? यस, टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ 56(2)(10). in the case of aggregate fair market value of the property other than immovable property received without consideration exceed 50,000, the whole of aggregate value shall be taxable. In this case, aggregate fair market value and jewelry exceed 50,000, hence the entire amount of 55,000 would be taxable. Kishan HUF gifted a car to his son. एक मिनट, एचयूएफ ने अपने सन को कार दिया, वेट, इस कार ऑफ प्रॉपर्टी? आंसर इज नो। और आपको तो पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया, जब वो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो गिफ्ट में आ सकती नहीं। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन याद होगा तो प्रॉपर्टी इज जड़ पास आए इमूवेबल प्रॉपर्टी एज शेयर्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। कहीं पे भी उसमें कार नहीं आती, नॉट टैक्सेबल, इसका वैल्यू कुछ भी हो, not taxable. Car is not included in the definition of property for the purpose of section 56(2)(10), hence therefore the same is not taxable. इसे इंपॉर्टेंट मार्क मत कीजिएगा, इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसेप्ट बेस है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड एनहांस कंपनसेशन के बेसिस पे। प्रोविजन पहले याद दिला देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन जिस साल रिसीव्ड हो उस साल टैक्सेबल है, ऐसा सेक्शन 145(b) ने कहा था कि इंटरेस्ट जिस साल मिले उस साल टैक्सेबल, इररिस्पेक्टिव किस ईयर को वो परटेन कर रहा है। जितना मिला इसमें से 50% अलाउड एज डिडक्शन, ऐसा सेक्शन 57 ने कहा था कि 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 50% का डिडक्शन मिला तो किसी और खर्चे का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, उसी पे बेस्ड है। Interest on compensation, enhanced compensation received by G during the year 2021 is 5 lakh. Out of this, 150 relates to 17-18, 165 relates to 18-19 and 19-20. ये अलग अलग ईयर्स के रिलेटेड है, पर हमें एक साथ 5 लाख रुपए मिले हैं। Discuss the tax implication if any of such interest. The entire 5 lakh would be taxable in the year of receipt. 5 लाख में से 50% डिडक्शन मिल जाएगा, बचे हुए 50% क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। इसी पे बेस्ड आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। एक बात याद रखना, सभी लोगों को बता दूं, आपने अब तक के तो देख ही लिया होगा, क्वेश्चनर हम कभी भी एक लाइन में डिस्कस नहीं करते, ना ही मैं इसे एक लाइन में कभी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, ये हमेशा आगे पीछे डिस्कस करूंगा ताकि आपका माइंड चेंज होता रहे। दूसरी बात क्या होती है, बच्चे का इसमें ध्यान रहेगा कि एक लाइन से अगर वो रहे तो वो खुद भी परेशान हो जाएगा और कई बार वो स्किप भी कर देगा किसी क्वेश्चन को। यही अगर मैं आगे पीछे लूंगा तो बच्चा उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाएगा और ईमानदारी से उसको सारे क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे, ये समझने के लिए कि कौन सा में क्या लिखा है। क्योंकि मैं ये लेक्चर आपको प्रोवाइड भी कर दूं तो मुझे पता है कि बच्चे क्या करेंगे, अगर सीक्वेंस से रहा और उसको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं देखना है तो वो नहीं देखेगा। यही आगे पीछे रहेंगे, ईमानदारी से तुम लोग सारी चीजें देखोगे। आओ इधर,
On 1/10/2020, Govind, a bank employee, received 5 lakh towards interest on enhanced compensation. कब मिला? Previous year में. In respect of compulsory acquisition held in 14-15. Out of this interest, 150 relates to 15-16, 16-17, 17-18. He incurred 50,000 by way of legal expenses received on the interest on enhanced compensation. How much of the interest would be chargeable to tax? 145B कहता है जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल, ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए. प्लस 5 लाख में से 250 माइनस कर दो, 250 टैक्सेबल है, प्लस वहां लिखना होगा 50% का डिडक्शन मिला है, तो ये 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला. ये 3 पॉइंट मेंशन कर देंगे, आंसर आएगा. Section 145B provides that interest received by assessee on enhanced compensation shall deem to be the income of the year in which it is received, irrespective of the method of accounting followed, irrespective of the financial year to which it relates. 56(2)(10) states that such income shall be taxable as income from other sources. 50% of such income shall be allowed as deduction by virtue of section 57, and no further deduction shall be permissible. 5 lakh 250 minus whichever 250 taxable. Therefore, legal expenses would not be allowed as deduction from such income. जम रहा है मालिक? Okay, back. This is one of the finest problem. Question number 5 इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूं मार्क. क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम जो आपको एक साथ 3 सेक्शन के साथ जोड़ता है. 43CA, 50C और 56(2)(10) जो हमने लेक्चर के अंदर में ऐसा कंबाइंड करके देखा था ना, यहां पे वो आपको कंबाइंड मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए. तो मैं अगेन कहूंगा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें. हरी अ प्रॉपर्टी डीलर sold the building in the course to his friend Rajesh. Who is Hari? A property dealer. राजेश इज एंगेज इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स. कितने में? 90 lakhs में सेल किया. When the stamp value was 150. The agreement was however entered in September 20 when the stamp duty value was 140. Hari has received a down payment of 15 lakh by a cross check. कुछ लोगों को अब तक के क्लिक कर गया होगा, कुछ लोगों को नहीं किया होगा. Discuss the tax application in the hands of Hari as well as Rajesh. Assuming that Hari has purchased the building for 75 lakh in 2019, would your answer be different if Hari is a share broker instead of property dealer? बाद में देखेंगे. पहले समझते हैं, अगर हरी प्रॉपर्टी डीलर है और वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी उसके लिए कैपिटल एसेट ना होकर के स्टॉक इन ट्रेड हो गई. अगर प्रॉपर्टी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गई तो यहां पे सेक्शन 43CA अप्लाई करेगा. 43CA कहता है कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू exceeds 10% of consideration, stamp duty value is full value of consideration. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ओनली इफ कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ इफ पेड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड दिस कंसिडरेशन इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS या अदर स्पेसिफाइड मोड, NEFT, RTGS, UPI, बीम पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. रूल 6 ABBA. अब एक सवाल है, यहां पे 43CA अप्लाई होगा. यस, 43CA अप्लाई होगा इन केस ऑफ हरी, बिकॉज उसके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे हम? अगर आप देखें, जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 है, जबकि रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट जब हुआ था वो 140 है. हमें क्या लेना होगा? हम डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते थे, लेकिन पेमेंट यहां क्रॉस चेक से हुआ है, अकाउंट पे चेक से नहीं. हेंस हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो लेनी पड़ेगी वो 150 लेनी पड़ेगी. बराबर है? वो क्या लेनी पड़ेगी? 150 लेनी पड़ेगी. इस 150 में से इस प्रॉपर्टी को उसने कितने में परचेज किया था? 75 लाख. तो PGBP कितना हो जाएगा? 150 माइनस 75. 75 विल बी PGBP इन केस ऑफ हरी. 75 विल बी PGBP इन केस ऑफ हरी. यस और नो? उसने किसको दिया? राजेश को दिया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. 150 का उसने उठा करके कितने में ट्रांसफर कर दिया? 90. यानी 150 माइनस 90, 60 रुपीज राजेश के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा.
₹60 किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? राजेश के हाथ में। सेक्शन कौन सा अप्लाई कर गया? सेक्शन अप्लाई कर गया 56(2)(10) अप्लाई कर गया, तो ये था 43CA के साथ साथ 56(2)(10). अब दूसरा सवाल, अगर शेयर ब्रोकर होता, कौन? हरि शेयर ब्रोकर होता, तब आपका आंसर क्या होता? तब आपका आंसर क्या होता? अगर वो एक स्टॉक ब्रोकर होता तो आपका आंसर क्या होता? देखते हैं, पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। इफ ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर, सिंस in the hands of Hari, the provision of 43CA would be attracted since building represents his stock in trade and he has transferred the same for a consideration less than stamp duty value and the stamp duty value exceed 110% of consideration. Under 43CA, the option to adopt stamp duty value as on the date of agreement can be exercised only if the consideration whole or part has been received on or before the date of agreement by way of account pay check, ड्राफ्ट, ECS और थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, बीम पे। ये सब वो हो गए जो रूल 6A(B)(B)(A) के अंदर में लिखे हुए पेमेंट मोड है। बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, सिंस डाउन पेमेंट ऑफ 50 लाख इज डन बाय अ क्रॉस चेक not an account pay check, the option cannot be exercised. Therefore 75 lakh being the difference between the stamp duty value 150 and purchase price 75 would be chargeable as business income. 56(2)(10) में, since Rajesh is a dealer in automobile, the provision of 56(2)(10) would be attracted in the hands of Rajesh and 60 lakh being the difference between stamp duty value कितनी थी मालिक? 1,50,000 minus consideration 9 lakh, sorry 15 lakh minus 9 lakh, 150 lakh and 90 lakh, 150 lakh है, 15 lakh भी नहीं है, 150 lakh and 90 lakh, that is 60 lakh taxable under the head 56(2)(10). अगर यही हरी शेयर ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर होता तो फिर उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी होती ये कैपिटल एसेट होती, और कैपिटल एसेट होती तो 50C अप्लाई करते। हालांकि आंसर दोनों केस में सेम रहता, सिर्फ सेक्शन बदल जाता। यहां पे 50C अप्लाई होता इन द हैंड्स ऑफ हरी सिंस द बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, thus 75 lakh being the difference between 150 and purchase price would be taxable as short term capital gain. अगेन यहां पे वही ऑप्शन बोल रहा है कि आप ये ऑप्शन ले सकते थे, वही पॉइंट वापस है। राजेश के केस में कोई चेंज नहीं होता, देयर वुड नॉट हैव बीन डिफरेंस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ राजेश। सिर्फ फर्क इतना ही होता कि 50C, 43CA एंड 56(2)(10। आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये तीनों को साथ साथ में पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तीनों को हमेशा साथ साथ में पढ़ना है। एक जगह अमेंडमेंट आया तो दूसरा आएगा ही। तीनों तिड़वा भाई है, जुड़वा भी नहीं, तिड़वा भाई है। इधर अमेंडमेंट हुआ मतलब इधर होगा ही। अगर आपने प्रॉपर्टी को स्टॉक एंड ट्रेड बोल के होल्ड किया तो 43CA, अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड बोल के होल्ड किया तो 50C, रिसीवर के हाथ में 56(2)(10 आएगा। यस और नो। साथ साथ में हमने TDS के प्रोविजन को भी डिस्कस किया था, 194IA के बारे में भी हमने बात करी थी कि ये भी पिक्चर में आता है। खैर उसका आपको रेफरेंस यहां पे पूछा नहीं है, उसका रेफरेंस आप ले नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 एक इजी क्वेश्चन है जिसको आप सेल्फ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ये पर्टिकुलर इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे डिविडेंड ऑन शेयर्स इन केस ऑफ डीलर इन शेयर्स। अगर आप डीलर इन शेयर्स है और फिर भी डिविडेंड मिलता है, कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओनली। डिविडेंड का स्पेसिफिक टैक्सेबिलिटी 56(2) में लिखा हुआ है। यस और नो। तो बस वो इजी है, ये बस आपका माइंड ओपन करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको पूछेंगे, स्टिल बस आपका माइंड ओपन करने के लिए कि क्या ये यहां टैक्सेबल है या नहीं है, बस उसी के लिए दिया है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आप सेल्फ कर सकते हैं, काय के ऊपर बेस है। एक है गिफ्ट, पहला आप देख लोगे तो अपन बस फटाफट डिस्कस कर सकते हैं। सम ऑफ 120 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव बाय राज ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज ऑफ हिज सन प्रवीण। सन के मैरिज पे आपको गिफ्ट मिला, इज इट टैक्सेबल? यस, क्योंकि खुद के मैरिज पे रिसीव्ड हुआ गिफ्ट ही एग्जम्प्ट है। और एनहांस कंपनसेशन 96 का मिला है, मतलब 48 टैक्सेबल होगा। वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है, सेल्फ कर सकते हो आप। प्रॉब्लम नंबर 8
को भी आप सेल्फ लेंगे, 6, 7 एंड 8 बिल्कुल आप सेल्फ ले सकते हो। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, पहले केस में 56 to 10 का प्रोविजन है और दूसरे केस में गिफ्ट जो ट्रस्ट से मिलता है वो एग्जाम्प्ट है। चलिए मोटे मोटे तौर पे डिस्कस करते हैं। मिस्टर बी ट्रांसफर्ड 500 शेयर्स ऑफ आर प्राइवेट लिमिटेड टू बी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड for 3 lakh when the market price was 5 lakh. The index cost of acquisition 4,45,000. Transfer was not subject to STT. Determine the income chargeable in the hands of Mr. B जिसने ट्रांसफर किया, B and कंपनी जिसको ट्रांसफर हुआ। Any immovable property received for inadequate consideration by any person is chargeable to tax under 56 to 10 if the difference between the fair market value and consideration exceed 50,000. Thus, received by B and company would be chargeable under 56 to 10. As per 50 CA, since consideration is less than fair market value would be deemed to be full value of consideration and 5 lakh लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जहां इंडेक्स कॉस्ट दिया है, गेन का नेचर क्या आ जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म ही आ जाएगा। Shizan is an employee in a company with a taxable salary income of 5 lakh. He received 1 lakh from Atma Charitable Trust registered under 12AA. याद होगा तो ट्रस्ट which is registered under 12AA अगर वो गिफ्ट देता है तो टोटली एग्जाम नॉट टैक्सेबल अंडर 56 to 10. The provision of 56 to 10 would not apply to any sum of money property received from any trust or institution registered under 12AA. लो साहब, हो गया गेम खत्म। बोला था मैंने होमवर्क, बट ये हमने ही देख लिया। नाइन्थ अगेन प्रोविजन ऑफ गिफ्ट पे बना हुआ एक और क्वेश्चन। This question is covered in module as well. Following details have been furnished by Hemali pertaining to the year. Cash gift 51,000 received from her friend on the occasion of Shashti Pata Purti, a wedding function celebrated on her husband's completing 60 years of age. This was also her 25th wedding anniversary. 50,000 से ऊपर है, नॉन रिलेटिव से मिला, टैक्सेबल 56 to 10. On the above occasion, diamond necklace worth rupees 2 lakh was presented by her sister. सिस्टर ने प्रेजेंट किया, मतलब रिलेटिव ने प्रेजेंट किया। कोई ओकेजन हो, कोई ओकेजन ना हो, टैक्सेबल होने वाला है क्या? नहीं, गेम ओवर, 2 लाख टैक्स से बाहर। When she celebrated her daughter's wedding, her friend assigned in Hemali's favor a fixed deposit held by said friend in the scheduled bank. Value of FD and interest accrued is 52,000. Now there will be a question. एफडी को अगर आप देखोगे तो वो गिफ्ट के प्रोविजन में ना मनी में आ रहा है एक्सप्रेसली, ना मूवेबल में आ रहा है, ना इमूवेबल में आ रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल दैट टू व्यूज आर पॉसिबल। टेकिंग एफडी एज मनी, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। टेकिंग नॉट एज एफडी एज मनी, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो यहां जो थर्ड पॉइंट है, इस पे हमें जो ओपिनियन लिखने होंगे वो बायस्ड ओपिनियन लिखने होंगे, हमें दोनों तरफ से लिखने होंगे। पहला, any sum of money received by an individual on the occasion of marriage of individual is exempt. This provision, however, is not applicable to a cash gift received during a wedding function. Gift of 51,000 received from a non-relative is therefore chargeable to tax. Next question. Provision of 56(2) are not attracted in respect of any sum money property received from a relative. Thus, diamond necklace received from her sister is not taxable, even though jewelry falls within the definition of property. Third, to be exempt from the applicability of 56 to 10, the property should be received on the occasion of marriage of individual, not that of individual sons or daughter. Therefore, this exemption is not attracted in this case. Money without consideration, aggregate value exceed 50,000 is chargeable to tax. However, the sum of money has not been defined. Therefore, two views are possible. FD does not fall in the definition of sum of money, then 56(2) is not attracted. Another is FD fall in the favors of MRE, fall within the definition of sum of money received, then it would be taxable. Yes or no? चेक करिए एक बार, चेक कर लो एक बार अच्छे से।
Question number 10 we have already done. Question number 11 asked in May 2007. Discuss the taxability or otherwise of the following gift received by an individual. 24,000 each from 4 friends on the occasion of birthday. Whole amount is taxable. रिस्ट वॉच 60,000 इन द ओकेजन ऑफ अ न्यू ईयर. इतना फालतू क्वेश्चन बताइए. रिस्ट वॉच टैक्सेबल है? नहीं. क्यों? प्रॉपर्टी नहीं है, टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा. पहला वाला टैक्सेबल, दूसरा वाला नॉट टैक्सेबल. 96,000 चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सम ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन और पर्सन एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन एग्रीगेट. 56 to 10 gift received by money, immovable property, security share only be taxable. Gift of watch is not covered by provision of 56(2) and therefore it is not chargeable to tax. इतने easy question है साहब. Question number 12. Mark this question as important. It is a good question of 56 to 10 plus clubbing. क्लबिंग में भी कौन सा कंसेप्ट? क्रॉस ट्रांसफर वाला. आपको याद है केशव जी मुरारजी नाम का एक केस है क्रॉस ट्रांसफर का, उसके ऊपर ये बेस्ड है. सो 56 to 10 प्लस क्लबिंग का एक गुड मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. चेक करिएगा क्वेश्चन को. डन मालिक? चेक करो. मयूर गिफ्टेड 5 लाख टू हिज वाइफ. वेट, मैंने कुछ गलत पढ़ा, जूम कर लेता हूं. मयूर गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर which was used by her for purchase of the house, and simultaneously on the same day brother of Mayur gifted shares owned by him in a foreign company to the minor son of Mayur. What will be the impact of transfer in the hands of both transferer and transferee? सबसे पहली बात, रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है. यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर के प्रोविजन जरूर अप्लाई होंगे. गिफ्ट भले ही टैक्सेबल ना हो पर क्रॉस ट्रांसफर के प्रोविजन जरूर एप्लीकेबल होंगे. एज पर 56 to 10 हस्बैंड ब्रदर इज अ रिलेटिव, फादर्स ब्रदर इज ऑल्सो अ रिलेटिव. In the view of exemption under 52 to 10, in the present case, the gift of 5 lakh to the brother's wife is exempt from tax since the husband's brother is relative. Where the brother of Mayur gifted the shares to son, 56 to 10 is not attracted since Mayur's son, father fall in the definition of relative. However, there will not be any tax implication in the hands of Mayur's brother since the gift of capital asset is not regarded as transfer. In the present case, there is an indirect transfer of asset by Mayur brother to his wife without any consideration. Income from property received by wife shall be clubbed with the income of Mayur's brother. यहाँ पे लिखिए also quote depending upon marks, also quote क्रॉस ट्रांसफर. अगर मार्क्स ज्यादा आए तो क्रॉस ट्रांसफर वाला प्रोविजन भी यहाँ पे लिख देना. Then Malik, let's start. Question number 13.
Y transferred his residential house to Z for 10 lakh rupees. The value of said house as per stamp value is 18 lakh rupees. They are childhood friends. क्या फर्क पड़ता है? 8 लाख रुपीस का डिफरेंस दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट में 110% ऑफ कंसिडरेशन से ऊपर है. 8 लाख विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर सोर्सेस. Z के हाथ में क्या ये टैक्सेबल होगा 8 लाख? यस, 56/10 का रेफरेंस देना होगा. जब भी याद रखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिर्फ इतना मत लिखना, प्रोविजन भी लिखना जरूरी है. आप सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, गिफ्ट फ्रॉम जेड या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज फ्रॉम वाई, इतना मत लिखना. 56/10 के प्रोविजन आपको ये तरह से लिखने जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स कटेंगे भाई साहब. Received a car from his cousin. It is not a capital asset, not taxable. Reason लिखना पड़ेगा, car is not a property. Land was acquired by railway. He received 170 as interest on compensation, enhanced compensation. 170 divided by 2, that is 85, not taxable. 85 taxable. 56/10, 57 दोनों का प्रोविजन लिखना पड़ेगा. FD of 10 lakh in a bank. Mr. Z received interest of 90,000. He also borrowed 50 lakhs from the same. एक मिनट, 90,000 का आपने FD पे इंटरेस्ट कमाया है, 50 लाख इसने बोरो किए थे और उसके ऊपर इसने इंटरेस्ट पे किया है 40,000 का, सॉरी 50,000 का, और उसने अपनी नेट इनकम 40,000 शो करी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. टैक्सेबल कितना होगा याद रखें, पूरे 90,000. अगर आपने इंटरेस्ट ऑन एफडी कमाया, इसमें से कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है. 90,000 interest of 90,000 received on FD is an income of Mr. Z. Interest of 50,000 on loan taken by Mr. Z from the bank on security of FD will not go to reduce the income. Total income 975. Question number 14. Mark this as very, very important. This question is based on dividend. This question is based on 80M का deduction. This question is based on dividend. This question is based on 80M का deduction. This question is based on 115 BBD. वो इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में क्या होता है, इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में अगर स्टेक होता है तो उस केस में डिविडेंड क्या रेट से टैक्सेबल होगा उसके ऊपर. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन को एक देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले समझिएगा असेसी कौन है. एबीसी लिमिटेड इज द असेसी. एबीसी लिमिटेड इज द असेसी. रिसीव्स द फॉलोइंग डिविडेंड, अलग अलग डिविडेंड रिसीव्ड हुए from shares held in CBD India, a Danish company in which he holds 25% of the shares. अच्छा, वेट, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, क्या ये टैक्सेबल है? यस. 115 बीबीडी की प्रोविजन याद दिलाता हूं. अगर किसी इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में कंट्रोलिंग स्टेक है 26% से ज्यादा का, तो जो डिविडेंड इंडिया में रिसीव होगा उस पर 15% ही टैक्स रेट होता है, पर उसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता. यही अगर इंडियन कंपनी से अगर आपको क्या मिलता था, डिविडेंड मिलता था, ये टैक्सेबल होता था. अब यहां पे होल्डिंग इफ 25% की है, मतलब डिविडेंड तो जरूर टैक्सेबल होगा, डिविडेंड जरूर टैक्सेबल होगा, और इसमें से डिडक्शन भी मिलेगा क्योंकि 115 बीबीडी नहीं अप्लाई हो रहा. डिडक्शन मिलेगा कितना, जो 57 में लिखा होगा. 57 में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिल सकता है डिविडेंड इनकम से, दैट टू मैक्स 20%. सो पॉइंट नंबर 1, dividend from CBD is taxable at normal rate. No deduction allowed in respect of any expenses except 57. 57 में क्या मिलेगा, max 20% of interest on borrowed capital, sorry dividend. Done. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मैक्स 20% मिल जाएगा आपको. दूसरा सवाल, shares held in FEG Incorporation, an English company in which we hold 31%, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक आ गया. 115 बीबीडी बोलता है अगर आपका 26% से ज्यादा का है और फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, ये डिविडेंड इंडिया के अंदर में टैक्सेबल है, लेकिन इस डिविडेंड पे टैक्स रेट होगा 15% का और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ग्रॉस डिविडेंड इज टैक्सेबल एट 15%,
नो डिडक्शन अलाउड नो डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंसेस अंडर 115 BBD2। याद होगा तो हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था प्रभु। शेयर्स हेल्ड इन JEH अ डच कंपनी 62%, सेम। फोर्थ, फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी में मिला 47,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 57 का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। तो आप देख सकते हैं करंट फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से जितना डिविडेंड मिला, चाहे इंडियन से मिला चाहे फॉरेन से मिला, टैक्सेबल हो गया। प्लस 115 BBD में भी अगर कुछ मिला होगा तो उसका एडजस्टमेंट आ गया। टोटल डिविडेंड 3,69,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बन गया। आगे बढ़ते हैं। ABC लिमिटेड हैज पेड रेम्यूनरेशन 16,000 फॉर रियलाइजिंग द डिविडेंड। इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। द ब्रेकअप इज दिस, कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए है। PGBP इनकम है 48 लाख रुपीस। आपको क्या करना है, टोटल इनकम कंप्यूट करना है और साथ साथ में टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है, पर मैट को इग्नोर करके निकालना है। ठीक है। अज्यूमिंग हमने भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 4,20,000 का, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ DTAA इफ एनी एप्लीकेबल इन दिस रिगार्ड। कंपनी का टर्नओवर है 450 करोड़ इन द ईयर 18-19। इग्नोर करें 115 BAA को भी। BAA क्या है, न्यू प्रोविजन फॉर टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, सवाल बड़ा सिंपल है और इसका जवाब और भी सिंपल है। सबसे पहले PGBP इनकम बन गई आपकी 48 लाख रुपीस, प्लस डिविडेंड इनकम आ गई 3,69,000 रुपीज। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन गया 51,69,000 रुपीज। यहां तक के पहले अपने आप को संभाल लें। डन। ओके, चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट, अब एटीएम नाम का एक डिडक्शन आया है। आप सभी को पता होगा एटीएम नाम का एक डिडक्शन आया है जो किसको मिलता है, सिर्फ कंपनीज को मिलता है। एटीएम का डिडक्शन कितना मिलता है, हमने जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर हमें जितना डिविडेंड मिला, विच एवर इज लोअर। एटीएम डिडक्शन देता है किसको, इंडियन कंपनीज को जो क्या कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। इंडियन कंपनीज के लिए ये डिडक्शन लेके आया है एटीएम। डिडक्शन कहां से मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम से मिलता है। कितना मिलता है, जितना डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है या जितना हमने पे किया है, विच एवर इज लोअर। सो एटीएम नाम का एक अमेंडमेंट सेक्शन है, फाइनेंस एक्ट 20 से आया है। एटीएम डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा एंड बैलेंस इनकम टैक्सेबल होगा ना बाबा। अब टैक्स रेट क्या होंगे, ध्यान से सुनना, टैक्स रेट क्या होंगे। सिंस डिविडेंड इनकम तो पूरी की पूरी यहां खप गई, स्ट्रेट अवे 30% विल बी द टैक्स रेट। सर 30% क्यों, 25%, टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है, हेंस 30%। अच्छा, सरचार्ज नहीं लगाया बेटा, टोटल इनकम ही 48 लाख रुपीज है। कंपनी के केस में सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर आता है, डायरेक्ट सेस लगाया, टैक्स लायबिलिटी निकाल दी, गेम ओवर। यहां पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी खत्म होता है। आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा, आज हम यहीं रुकेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपने बैच करी है ऑलरेडी, राइट, या तो कोई रेगुलर या फास्ट ट्रैक, तो आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चनर के ऊपर या अपने कोर्सेज के ऊपर, प्लीज अपने दोस्तों तक के भी इसे पहुंचाएं मेरे तरफ से, ताकि उनका भी किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट हो जाए। डन, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।